माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और किस किस टाइप का क्लासिफिकेशन दिए थे। Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify living organism. It was done too anciently, not using the criteria. मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की डिस्कवरी की थी, अलग अलग प्रकार से स्पीसीज़ को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले आए थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था और अरिस्टोटल ने जो है बेसिक क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे प्लांट्स के, कौन कौन से, जैसे प्लांट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ जैसे ट्री, सब्स और हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, जैसे जो छोटे पेड़ होते हैं उन्हें हर्ब्स बोलते हैं, उनसे जो थोड़े से बड़े होते हैं उन्हें सब्स बोलते हैं, और जो सबसे बड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। तो अरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ट्री, सब्स एंड हर्ब्स। और उन्होंने एनिमल को जो है दो ग्रुप में क्लासीफाई किया था। कहा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल पाया जाता है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे लीनियस। लीनियस ने अपने टाइम पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में बताया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है डिड नॉट डिस्टर्बेंस बिटवीन, इन्होंने प्लांट के बारे में बताया था, मतलब जितने भी चीज़ें जो है प्लांट्स के अंदर आती हैं, जितने भी कैरेक्टर प्लांट से बिलोंग करते हैं उनको प्लांट्स के अंदर रख दिया था। कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया था कि ये यूनिसेलर है या फिर मल्टीसेलर है या फिर ये फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया था। सिर्फ प्लांट को प्लांट्स के अंदर रख दिया था, एनिमल्स को एनिमल्स के अंदर रख दिया था। और उन्होंने क्या क्या नहीं बता पाए थे, उनका लिमिटेशन क्या था, एक प्रकार से बोल सकते लिमिटेशन या बोल सकते ड्रॉबैक क्या था लीनियस का, जिसके बारे में लीनियस नहीं बता पाए थे। क्या क्या नहीं बता पाए थे, यूक्रियोट्स के बारे में नहीं बता पाए थे, प्रोक्रियोट्स यूक्रियोट्स प्रोक्रियोट्स के बारे में नहीं बता पाए थे, यूनिसेलर मल्टीसेलर के बारे में नहीं बता पाए थे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में नहीं बता पाए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल was easily done and was easily to understand, but a large number of organisms did not fall in the other category. Here the 2 kingdom classification used for long time was found inadequate. मतलब उस समय जब लीनियस ने जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे कुछ और कैरेक्टर्स देखे गए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर देखा गया, और उसके बाद सेल का नेचर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, उनका हैबिटेट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का मेथड रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और क्या किसी भी स्पीसीज़ के बीच, मतलब 2 स्पीसीज़ का क्या कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ऐसे कुछ और कैरेक्टर आए। उसके बाद और भी बहुत सारे नए नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया था, इन सारे कैरेक्टर के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसके सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। क्या बताया था इन्होंने, प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में बताया था। प्लांट्स के बारे में ये बताया था कि प्लांट्स या तो ट्री होंगे या तो सब्स होंगे या तो फिर हर्ब्स, इनके बीच में उनको क्लासीफाई किया था। एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, दोज हैव ब्लड सेल, कुछ के पास रेड ब्लड सेल होगा, कुछ के पास रेड ब्लड सेल नहीं होगा। लीनियस आए थे, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने प्लांट और एनिमलिया के बारे में बताया था। इनका लिमिटेशन क्या था, इनका ड्रॉबैक क्या था, ये यूक्रियोट्स प्रोक्रियोट्स के बारे में नहीं बता पाए थे, यूनिसेलर मल्टीसेलर के बारे में नहीं बता पाए थे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। किस किस कैरेक्टर पे दिया था, सेल के स्ट्रक्चर पे दिया था, नेचर ऑफ द वॉल का नेचर कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का होना चाहिए, हैबिटेट कैसा होना चाहिए, और उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, क्या कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनके ऑर्गेनिज्म के बीच में। जब तक नया किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं शुरू हुआ था तब तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो क्या क्या था, एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में बताया था। इनका जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, उन्होंने किस किस चीज़ को यूज़ किया था, ये बहुत ही ज़्यादा नीट में पूछा जाता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने
कौन कौन सी क्लासिफिकेशन लिए थे, कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे अपना क्लासिफिकेशन देने के लिए, किसका किसका यूज़ किया था। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर का यूज़ किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, किस टाइप का, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होना चाहिए, क्या उन दो स्पीसीज़ के बीच में या फिर किसी भी स्पीसीज़ के बीच में कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है कि नहीं है। ये सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिनके ऊपर जो है आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। और आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा एंड 2 डोमेन लीविंग द रिमेनिंग। इन्होंने 3 डोमेन क्लास सिस्टम के बारे में बताया था, उसमें से मोनेरा को ही 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, leaving the remaining eukaryotic kingdoms into the 3 domain and thereby a 6 kingdom classification। 6 kingdom classification भी आया था, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। अर्लियर जितने भी क्लासिफिकेशन थे जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट के अंदर रख दिया गया था। उसके बाद द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैव द सेल वॉल इन देयर सेल, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विल वाइडली डिफरेंस इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये नहीं देखा जा रहा था कि क्या उनके पास सेल वॉल पाई जा रही है या फिर सेल वॉल है कि नहीं है, या फिर उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन करते, बिना कुछ भी देखे क्लासिफिकेशन कर दिया गया था जब पहले क्लासिफिकेशन दिया गया था उस टाइम पे। अब जैसे प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच आर यूक्रियोटिक, मतलब जैसे प्रोक्रियोटिक कुछ स्पीसीज होती, कुछ यूक्रियोटिक होती, इन सबको बिना देखे हुए अर्लियर क्लासिफिकेशन दे दिया जाता था। जैसे कुछ स्पीसीज होती यूनिसेलर जो एक सेल से मिलकर बनी होती, कुछ होती मल्टीसेलर होती हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती, जैसे क्लाइमेडोमोनास, स्पायरोगेरा, इनको एल्गी में रखा गया था। द क्लासिफिकेशन डिज नॉट डिफ्रेंशिएट, और जो क्लासिफिकेशन था वो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएशन शो नहीं करता था। जैसे अलग अलग स्पीसीज़ का सेल वॉल कंपोजिशन जो है वो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। जैसे फंगी जो होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है। जैसे जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं तो उनके सेल वॉल जो होते हैं वो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी हुई थी। अब जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो इस तरीके से क्या किया गया था, उनको ग्रुप फंगी में रख दिया गया था जो फंगी से बिलोंग करते थे। और जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा में रख दिया गया था। जितने भी यूनिसेलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया था। किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते जैसे क्लाइमेडोमोनास हो गया, कोलरा हो गया, इसको एल्गी से जो बिलोंग करता है फिर, लेकिन अब उसको प्लांट में रखा गया है, इसके पास भी सेल वॉल पाई जाती है। ऐसे हो गया पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इसको जो है एनिमल किंगडम में रखा गया लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन इम्प्रूव हुआ, तब सारे कैरेक्टर देखने लगे, मतलब सब लोग की हाँ इनके पास सेल वॉल पाई जा रही। पहले तो क्या किया जाता था, सेल वॉल पाई जा रही कि नहीं पाई, बिना कुछ भी देखे क्या किया जाता था, क्लासिफिकेशन दे दिया जाता था। तो बाद में पूरा प्रॉपरली जो है अच्छे से जब आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया तो सारे कैरेक्टर को देख के उन्होंने क्या किया, स्पीसीज को क्लासीफाई किया था। उसके बाद क्या, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस टू अ किंगडम डिफरेंट किंगडम। मतलब किस टाइप का क्लासिफिकेशन, बहुत सारे किंगडम उन्होंने बना दिए थे कि इस किंगडम से ये स्पीसीज बिलोंग करेगी, इस किंगडम से इस स्पीसीज बिलोंग करेगी। क्या किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है क्या उनके कोई एंसेस्टर है या है कि नहीं है। तो वो अगर सेम एंसेस्टर के होंगे तो उनको उसी क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा, बट अगर वो डिफरेंट एंसेस्टर के होंगे तो उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा। तो इस तरीके से आर.एच. व्हिटेकर ने अपना टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और स्पीसीज को अलग अलग किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर के बेस्ड पे क्या किया गया था, स्पीसीज को अलग अलग तरीके से अच्छे से क्लासीफाई किया था। तो इस चैप्टर में हमने अभी इंट्रो ही डिस्कस किया है टॉपिक, मतलब चैप्टर का। आने वाले लेक्चर में हम एक एक किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।